गांधी, अंबेडकर और भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त का महीना चल रहा है और देश में देशभक्ति की भावना पूरी हाई पे है। पर ऐसा क्या था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, तो अंबेडकर ने उसका विरोध क्यों किया? अंबेडकर कहता था इस भारत को अंग्रेजों से आजाद मत कराओ पूर्ण रूप से, ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। ऐसा क्यों था? इस चीज को अगर आपको समझना है, अगर आप आज के माहौल के हिसाब से देखोगे तो लगेगा यार ये तो गलत कर गया। अंबेडकर इतना पढ़ा लिखा आदमी, 32 डिग्रियां, जिसका आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टॉप 100 स्टूडेंट्स में नाम आता है, 6ठा नंबर आता है उसका, ये सबसे बढ़िया स्टूडेंट जो पैदा हो। वो ऐसा क्या था कि जिस देश को आजादी नहीं चाहता था? इस चीज को अगर आपको समझना है, ये चीजें आपको स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये आपको टीचर्स को भी नहीं पता होंगे। इसको आपको तरस संगत है, क्योंकि इन बातों को छुपाया जाता है। आज मैं किसी पढ़े लिखे मास्टर से भी, किसी टीचर से भी, ग्रेजुएट से पूछूं पूना पैक्ट क्या था, किसी को नहीं पता होगा। चलो सीधी पॉइंट पे आते हैं, बात क्या थी। तो अम्बेडकर चाहता था कि उसको पता था कि इंडिया समाज कैसे बटा हुआ है, अंग्रेजों के अंदर, राज के अंदर रहते रहते मैं उसको बहुत सारे हक दिला सकता हूं, अपने समाज को बराबरी का हक दिला सकता हूं, और ये अंग्रेजों के रहते रहते मुमकिन हो पाएगा। इसी बात में सैनियों के जो हमारे धर्मात्मा है ज्योतिराव फुले भी यही पक्ष थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे, क्योंकि अंग्रेजों की ही मदद से उन्होंने छोटी जातों के लिए स्कूल खोला था 1857 की क्रांति के बाद। पहले 150 स्कूल खोले थे औरतों को एजुकेशन, वो अंग्रेजों के टाइम में ही मिली थी। और अंबेडकर को भी उनको देखो, क्योंकि अंबेडकर उस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना आज हमारे, उस पोजीशन पे था अंग्रेजों के राज में। उनके रहते ही उसने अंबेडकर की जो महार जाति की जो छोटे, जिनको मिलिट्री में दाखिल करा के उनके पदों को बढ़ाया, उनके लिए उसने काफी अधिक सहूलियतें मिली। जैसे पूना पैक्ट में, पूना पैक्ट के लिए जो संशोधन हुआ था, जो साइमन कमीशन 1928 में आया था, 1932 तक उसका रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर अंग्रेजों ने दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया था। एक जनरल इलेक्शन, जैसे हमारे एमपी एमएलए, क्योंकि इलेक्शन पहले भी होते थे, शायद आपको नहीं पता होगा, आजादी के बाद नहीं, तब भी हम चुनते थे अपने लोकल जो महिला एमएलए एमपी होते थे उस टाइम के। तो उसमें अंग्रेजों ने उनको 2 वोट दिए थे, क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि छोटी समाज के लोगों को ये बड़ी ब्राह्मणवादी या बड़े लोग नहीं करने देंगे, तो उनको 2 वोट मिलते, जिसमें एक जनरल इलेक्शन जैसे हम आम वोट डालते हैं, और एक अलग से वोट की जो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे पार्लियामेंट में, इसमें तो वो दलितों की बात के सिर्फ उनके लिए, दलित अपनी ही वोट से उनको चुन के जाएंगे, उसके लिए कोई दूसरी जात का लोग वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो चाहता था कि पार्लियामेंट के दलितों के या छोटी जातों के अलग से रिप्रेजेंटेटिव हो। अब भी हैं, कुछ सीटें रिजर्व हैं, और उन सीटों से जब हम लोग जाते हैं, जो भी हमारा, वो हमारे लिए मुद्दा नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनको वोट सारे लोग डाल रहे हैं, खाली दलित नहीं डाल। तो वही लोग आगे दोबारा जीतेंगे जब वो सबके लिए काम करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट जनरल टर्म में ऐसा ही होना चाहिए। पर हमारे यहाँ समाज बहुत बिखरा हुआ, अलग है, नीचा दबा समाज, बहुत नीचे। तो वो क्या करते हैं, दलितों के मुद्दे भूल जाते हैं, सैनियों के मुद्दे भूल जाते हैं, क्या बातें उनके लिए कर रही थी जहां से उनको वोट आ रहा हो। तो वो कहता है कि ये सर्कल में हम कभी उठा नहीं पाएंगे, इसलिए हम दलितों के नेता जो वहां पार्लियामेंट में 30%, 10%, 15% जो भी हैं, वो दलितों द्वारा चुन के जाएंगे, वो सिर्फ दलितों की ही आवाज उठाएंगे, तभी दलितों का स्टेटस उठेगा और दूसरे समाज के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। हम 70 साल बाद भी अगर हम दलितों को देखें, उनके पास कुछ नहीं है, गरीबी, अनएजुकेशन, इतना शोषण हो रहा है। तो खबरें देख लो दलित समाज की उठाते, कितने रेप हो रहे हैं, उठा के ले जाते हैं लड़कियों। वो क्यों है? क्योंकि पुनः पैक्ट गांधी ने खत्म कर दिया था। अगर वो गांधी उस टाइम अनशन ना कर रहा होता, 1932 में पुणे की जेल में जब पुनः पैक्ट हुआ था, उसके अंदर जब दलितों को उनका अधिकार मिल रहा था, जिस गांधी को हम महात्मा कहते हैं, उस बुढ़े ने, बुढ़ा कहूंगा क्योंकि उनके नंगा करने का टाइम आया, वो नंगा तो था, पर वो कहते हैं ना, हमारे इंडिया में अगर दुनिया को मूर्ख बनाना होता है तो थोड़ा चोला, धार्मिक चोला पहन लो, एक बस महात्मा बन जाओ, एक ओरा, और चलते रहो, और सब उसमें धुन में भागत बन जाते हैं। वो हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा के अपने आप को महात्मा बना चुका था। जब दलितों का उनका अधिकार मिल रहा था, तो वो पुणे जेल में था उस टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं था उस टाइम, तो उसने वहां पर अनशन कर दिया। अनशन क्या कर दिया उस टाइम, इसका मोरा इतना, लोगों ने दलितों की बस्तियां जला दी, अम्बेडकर के लिए सोने चांदी की गोलियां बांटने लगे, अम्बेडकर को मारे। तब अम्बेडकर को लगा कि मेरे लोगों को मार रहे हैं, मेरी बस्ती, लोगों की बस्तियां जला रहे हैं, अभी भी जला सकते हैं, तुम्हें पता है कैसे मारते हैं जब दलितों को मारते हैं। तो उसने फिर वो
साइन कर दिया। फिर गांधी ने कहता ठीक है तेरी मैं सीटें रिजर्वेशन डबल कर देता हूँ, 71 थी जिसको 140 कर दिया। 18% के कुछ उन्होंने कुछ और सीटें उसको 18% बढ़ाया, और अम्बेडकर ने दबाव में आकर गलती से साइन करना पड़ गया। अगर ये समस्या उसने पूना पैक्ट, अगर आपको गांधी को नंगा करना है, पूना पैक्ट को एक अलग नजरिए से पढ़ के देखो, पता चल जाएगा। क्योंकि जब बीबीसी को इंटरव्यू दिया था अम्बेडकर ने, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, आप यूट्यूब पे सर्च करिए बीबीसी अम्बेडकर इंटरव्यू, उसमें वो बोलता है कि गांधी कोई महात्मा नहीं है, वो एक रूढ़िवादी पॉलिटिशियन है जो कि जात पात को मानता है और दलितों को नीचा ही रखना चाहता है। वो सिर्फ एक बाहर का ओरा अलग है, क्योंकि मैंने उससे मीटिंगें करी और मैंने उसको नंगा, उसको इंसान की कैपेसिटी में देखा है। एनीवे, उसको आपको अंदर जाके ही देखना पड़ेगा। मैं उसकी मेन महत्व, क्योंकि अभी चल पॉइंट पे आते हैं, उसको दलितों को दिया क्या फिर अम्बेडकर ने? महार रेजिमेंट उसने बनवाई, दोबारा उसको संगठित कराया कि महारों की रेजिमेंट उसने दोबारा बनवाई। जो मिलें होती थी उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनकी यूनियंस के लिए जो कानून पास किया वो अम्बेडकर ने कराया था। वो अम्बेडकर ने कराया ताकि यूनियंस में जो वर्कर्स हैं उनको राइट्स मिले, औरतों के लिए राइट्स उसने उसने अम्बेडकर ने करवाई। जितने औरतों का काम किसी ने किया ना, उससे ज्यादा अम्बेडकर ने किया। और उससे ज्यादा क्या काम था, एक काम और था कि जिसके अंदर पूना पैक्ट, जिसमें 2 वोटिंग का राइट था, वो अम्बेडकर ने कराया था। और पानी पीने का अधिकार जो कुएं से शेयरिंग का, मतलब उसने दलितों के लिए आरबीआई उसने बनवाई। इतना समझदार आदमी, उसने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया था इंडिया के लिए। अगर वो थोड़े साल और काम कर लेता, अगर ये ना हो जाता, अंग्रेज थोड़े साल और छोड़ के ना जाते, क्योंकि उसकी जो पोजीशन थी वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर थी, और वो उसने बहुत काम किया। तो उनको पता है जैसे ही गांधी ये आ जाएंगे, कांग्रेसी आ जाएंगे, ये दबा के खत्म कर देंगे उस चीज को। एक मीटिंग हुई थी, चलो छोटी सी घटना थी, जब उसके बीच में हुई थी मीटिंग 1932 में, पूना पैक्ट से पहले जब मीटिंग हुई थी गांधी की और उसकी अम्बेडकर की, तो गांधी कहता कि अरे तू तो तब जन्मा भी नहीं था, तब से मैं दलितों के लिए काम कर रहा हूं। आज भी हमारे यहाँ यही होता है, बड़े बड़े नेता आज बीजेपी वाले कहते हैं अरे तू तो तब से जन्मा नहीं, हमने दलितों के लिए किया, उसकी मूर्तियां बना दी। जैसे अभी आम आदमी पार्टी वाले कह देंगे कि हमने तो भगत सिंह की फोटो लगा दी, अम्बेडकर की फोटो लगा दी और हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अरे वो दोनों, वो अम्बेडकर कहता था कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं और इसमें मरूंगा नहीं, इससे निकल जाऊंगा। और दूसरा, जो ये शहीद आजम भगत सिंह थे, वो कहता है कि मैं नास्तिक हूं, ये धर्म का जोड़ा और ये जिसकी अफीम चाटते हो, मैं नहीं मानता इन सब चीजों। सोच फोटो लगा देते हैं और उनकी सोच पे कोई नहीं चलता। असली कहना इन्होंने मान दिया पर इन्हों दी मन दे नहीं, वो बड़ी बात है। अरे इनको पढ़ के इनकी सोच पे चलने, इनको पूजा करने की जरूरत नहीं है, अम्बेडकर को पूजा करने की जरूरत नहीं है, उनकी सोच को पढ़ने की समझने की जरूरत है। चलो भैया फिर सोचो ना, मंदिरों में भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, अम्बेडकर की पूजा कर रहे हैं, अरे गोड़ घूम गोबर कर देना वो काम है। तो चलो बात पे आती है। तो अम्बेडकर कहता है, गांधी कहता तू तो जब जन्मा नहीं था, जब से मैंने 20 लाख रुपए खर्चा किए। तो कहता है कि तू औपचारिक रूप से करता है, दिखावे के लिए करता है। अम्बेडकर ने बोला था 20 लाख अगर तूने मेरे दिए होते हैं तो मेरे मिलके मैं आज दलितों का बदल लेता। सिर्फ दिखावे के लिए, जब तूने कांग्रेस के अंदर दलितों का मुद्दा लाने वाला गांधी था, सिर्फ दिखावे के लिए करते। अगर तू देता 20 लाख, क्योंकि उनका कभी मकसद ये नहीं था कि उनको उठाया जाए, सिर्फ उनको एक पॉलिटिक्स का नरेटिव डाल के उनको साथ लेके उनका शोषण ही करना था। तो इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल अच्छा मिल सकता है। जब अंबेडकर एक बार एक मीटिंग में गए थे, तो उसने दलितों को कहा कि आप बिजनेस स्टार्ट करो, तभी आपका पैसा आएगा, तभी आपकी इज्जत होगी समाज में, वरना ये आपको ये छोटे काम करते रहोगे। तो समझाया, चला गया। पीछे से गांधी आता उसी बस्ती में, और गांधी बोलता था कि ये बताओ तुम्हें दलित किसने बनाया? कहता भगवान ने। हाँ सारे ये मानते हैं। तो भगवान ने बनाया तो तुम्हारे किस लिए सफाई करते हो? ताकि तुम अपने कर्मों को साफ कर सको। तुम ये गंदगी नहीं उठा रहे, इसमें आप कीचड़ उठा रहे हो। अपनी जिंदगी में जो तुमने पिछले कर्मों के पाप किए, वो कीचड़ को निकाल के बाहर फेंक रहे हो, और आपको उद्धार भी इसी से होगा। और ये अम्बेडकर आपको अपने असली मकसद से, आपको अपने भगवान से दूर कर रहा है, तो वो दलित अम्बेडकर के खिलाफ होगी। कहते तुम्हारे हाथ से कोई पानी पीता है? कहता नहीं पीते। तो तुम्हारी दुकान से आके कोई सामान बिजनेस करोगे, कोई तुम्हारी दुकान से या कुछ से कोई सामान लेगा? कहता नहीं। ये तुम्हें भूखा मरवाना चाहता है अम्बेडकर। और ये कैसे गांधी, कैसे किस तरीके से धर्म की ताकत को यूज करके उनके लोगों को शोषित रखना चाहने वाला आदमी।
ऐसे पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट में उसने विरोध किया। तो ये जो समस्याएं थी, जब आजादी हो जाती है, आजादी के बाद भी यही हुआ। जो अम्बेडकर की स्पीच, आजादी के बाद की स्पीचें देखो थोड़ा सा, यूट्यूब पे सब पड़ी हैं। वो कहता है कि आज हमें एक वोट, एक इंसान का अधिकार तो मिल चुका है। कहता है हम आज ड्यूल दुनिया में, हम दोहरी दुनिया में जा रहे हैं आजादी के, जब संविधान लागू हो जाता है। कहते हैं मेरे छोटे जाति के लोगों को दो, जिसमें जब वोटिंग का एक उसका अधिकार तो हो गया, एक वोट, एक इंसान एक वोट का अधिकार तो मिल चुका है, पर सामाजिक तौर से आज भी वो नीचे हैं। आज भी अगर वो अफसर बन के आ जाता है, चूड़ा तो या चमार कोई भी छोटी जाति का, तो रहता वो वही है, चाहे उससे कोई शादी या वो नहीं होता। तो ये दुनिया है। थोड़ी मैंने फैन नहीं चला रखा तो गर्मी आ गई, क्योंकि फिर आवाज आती है, थोड़ी आवाज साफ नहीं रिकॉर्ड होती। तो वो दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। तो कहता है कि अगर इसमें मुझे अम्बेडकर के ऊपर और संविधान के ऊपर भी पूरी एक वीडियो बन सकती है कैसे उसके तरफ, क्योंकि 70 सालों में, और पूरा पैक्ट के ऊपर भी अलग से वीडियो बन सकती है। सिर्फ मैं आपको आज हाईलाइट ही दे रहा हूं कि ऐसा इतिहास नहीं है जैसे आप जानते हो। तो सीधी सी बात है, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ अम्बेडकर भी थे, अंग्रेजों से आजादी के खिलाफ हमारे ज्योतिराव फुले भी थे। उसके कारण भी यही है, और आज अगर 70 साल बाद देखते हो तो वही हो रहा है जो उनका प्रिडिक्शन था। आज भी हमारे लोगों के अंदर, आज हम आजाद नहीं है, सारी बात का जो निचोड़ है। अंग्रेजों के टाइम में भी यही था। क्या छोटे नेता तो हमारे चुन के जाते थे, छोटी लेवल की पोजीशन तो हमारे पास भी थी, बड़ा अधिकार नहीं था, राजतंत्र के ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं था। अब भी नहीं। आईएएस ऑफिसर हमारे नहीं है, टॉप आईएएस ऑफिसर। मीडिया वाले लोग, 100% मीडिया पे ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है, वहां तो रख सकते थे, नहीं रखने देते। जजेस हमारे हो सकते ताकि हमारे पक्ष में फैसले देते, नहीं। आज कपिल सिब्बल के देखो कि किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या क्या करते हैं, नंगे होके वो शोषण कर रहे हैं। राजतंत्र के 4 पिलर, मीडिया, कोर्ट, टॉप आईएएस ऑफिसर और गवर्नमेंट, इनमें तीनों पे एक बार कब्जा हो जाए तो तब भी कुछ नहीं कर सकते। एक बात और गौर से ध्यान से देखियो, अभी मेरे दिमाग में आई है कि जितने भी प्रधानमंत्री इस देश के हुए हैं, सारे स्वर्ण जातियों के हुए हैं। कोई एक मिलेगा, मनमोहन मिल जाएगा, एक चौधरी चर्चित हो, सारे सारे अपर कास्ट ब्राह्मण हो बनी हुए। और जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, सारी छोटी जातियों, पहले 2 मुसलमान हुए, राजेंद्र प्रसाद हुआ है, वो छोटी जाति का था। फिर कुछ मुसलमान हो गए, कुछ दलित हो गए, कुछ आदिवासी हो गए। क्योंकि पावर जहां है वो रखेंगे, जहां दिखावा है वहां आपको रखेंगे, ताकि ये कर कुछ ना सके पर लगे कि इनका राज है। खुद ही खोज के, सर्च के, लिस्ट करके देखो और उनकी जातियां पता करो। पावर पोजीशन पे ये, और दिखावे और ढोकले बड़ोकले के लिए छोटी जाते हैं, ताकि उनको लगेगा उनका भी कुछ है, औरतें हैं। तो ये होता है असली। ये मोदी कोई ओबीसी नहीं है, ये तेली मणिया है। 2012 में उसने अपनी जात को, जब वो वहां का प्रधान सीएम था, उसने उसको अपनी जात को ओबीसी में ले आया था। उसका प्लान लंबा था, ये समझते हैं, ठीक है ना। ये देख लिया इंटरव्यू में, पता चल जाए। तो ये सारी गेम ऐसे चलती है। चलो हमारा जो जाति, तो उनको पता था, समझदार इंसान सब देखते हैं। आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग अंधे हैं, वो इनके चले चलाए नारों पे चलते हैं। अपनी आजादी के लिए अभी हमारा संघर्ष बहुत दूर है। जब तक आप राजतंत्र में नहीं आ जाते, जब तक यहाँ का हमारा राजतंत्र में पॉपुलर जो मल्टी हो जाता है, सब सारी जातियों के लोग यहाँ पर होंगे ना, तब फिर कोई एक कब्जा नहीं कर पाएगी। तब हकों को मिल जाएगा। हमारे 27, हम 85% लोग हैं, 10% से भी कम पोजीशन हमारे पास है। टॉप पोजीशन तो हमारे हाथ में है ही नहीं, मीडिया तो हमारे हाथ में है ही नहीं, कोर्ट हमारे हाथ में है ही नहीं। 10 में से 9 लोग जहां होते हैं ना, एक लोग को उसी की माननी पड़ती है, वरना उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो 1-2% या 5% होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट में और मीडिया में अपने लोगों को पहचाने के लिए लड़ाई लड़ो, तभी तुम्हें हक मिलेंगे, वरना नीचे कितना भी लड़ते रहो। ये सिस्टम हमारा जो देश बना हुआ है, तो अगर आप वाई नेशन फेसबुक पढ़ोगे तो वही कहते हैं कि एक्सट्रैक्टिव, जो खून चूसने वाला तंत्र बना हुआ है। आज एक छोटा दलित का लड़का 10,000 की नौकरी करता है, बंधुआ मजदूरी है वो। 10,000 में घर नहीं चलाए जाते, 10,000 में जिंदगी नहीं जाती, सिर्फ खाना खाया जाता है। और सारी छोटी जातों की यही कहानी है। मेरे गांव में 95% लोग ये जॉब करते हैं। 8 से 10,000 से ज्यादा उनकी औकात नहीं मिलती, ना उनको पढ़ाई की है, ना स्कूल बकवास है, क्या पढ़ाई है। तो ये सर्कल आपको नहीं तोड़ोगे तो कुछ नहीं बनने वाला। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे पहले खत्म कर देते हैं।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लड़ते रहो।